हाँ जी दोस्तों, तो एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। जैसा कि हमने अपना क्लास 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की सीरीज चालू कर रखी है और इसी सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, सोशल साइंस के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि पेपर में अच्छे खासे वेटेज रखते हैं उसको हम पहले समझेंगे, फिर उनका एमसीक्यू करेंगे, फिर उनका केस स्टडी करेंगे। तो इसी सीरीज में हमने पहले ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिया है और आज हम जो करने वाले हैं बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मुद्रा और शाख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बच्चों। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, हम हर वक्त सुनते रहते हैं। तो बच्चों ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है पूरी दुनिया, क्या, पूरी दुनिया को एक मार्केट समझना। यानी अगर मुझे अपना सामान बेचना है तो मैं सिर्फ अपने पास के मार्केट में नहीं बेच सकता, गली मोहल्ले में नहीं, मैं पूरी दुनिया में, अमेरिका, लंदन, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, जहाँ चाहूँ वहाँ बेच सकता हूँ, उस देश की मार्केट में बेच सकता हूँ। इसे ही बच्चों क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे बच्चों, जब अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ जाती है, जैसे, और वस्तु, सेवा, पूंजी, तकनीक, विचारों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान होता है, तो उसे बच्चों क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर बच्चों पेपर में आपसे पूछे कि वैश्वीकरण की डेफिनेशन लिखो तो बच्चों आप क्या लिखोगे, जब अलग अलग देश या दुनिया के सारे देशों की अर्थव्यवस्था जब आपस में जुड़ जाती है, कैसे हो सकता है कि वो वस्तुओं का आदान प्रदान ले। जैसे बच्चों हम अभी फ्रांस से राफेल लेते हैं, वो मिसाइल होती है आर्मी के लिए, ठीक है। सेवाओं का आदान प्रदान ले, पूंजी ले, पैसे, जैसे बच्चों तब वर्ल्ड बैंक से इंडिया क्या लेता है, लोन लेता है ताकि क्या कर सके, अपने देश की अर्थव्यवस्था को चला सके। तकनीक ले, विचारों ले, ठीक है। आपको पता है बाहर से कई वो भारत सरकार जो है कई बार विदेशों से प्रोफेसर को लाके वीडियो को वो करवाती है, सेमिनार भी करवाती है, ताकि क्या हो, हमारा जो है वो सोचने समझने का स्तर बढ़ सके। ठीक है, कैसे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान होता है, उसे ही बच्चों क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे बच्चों भारत में बना मोबाइल अमेरिका में भी बिकता है और चीन में बने पार्ट्स बच्चों भारत में भी आते हैं। आपको पता है ना, चीन से ज़्यादातर भारत के हर घर में आपको चीन से बने हुए सामान आपको जरूर मिल जाएंगे। तो बच्चों ये क्यों पॉसिबल हुआ बच्चों, ये वैश्वीकरण, जिस ग्लोबलाइजेशन के कारण पॉसिबल हुआ, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूरी दुनिया क्या है, एक मार्केट है और हम अपना सामान चाहे किसी भी देश में बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसी से बच्चों एक नया कंसेप्ट जन्म लेता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, एमएनसीज। बच्चों ये बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, यानी वे कंपनी जो एक से अधिक देशों में क्या करती है, अपना व्यापार करती है, उसे हम बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे बच्चों रिलायंस, रिलायंस सिर्फ इंडिया में थोड़ा ना व्यापार करता है, वो भारत से, जैसे ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, इन सब देशों में भी क्या करता है, अपना व्यापार करता है। बच्चों टाटा देख लो, टाटा सिर्फ भारत में थोड़ी ना व्यापार करता है, और भी देशों में क्या करता है, उसने अपनी फैक्ट्री खोल रखी है, वहाँ पे भी क्या करता है, वो व्यापार करता है। जैसे बच्चों एप्पल अमेरिका की कंपनी है लेकिन हम फ़ोन यूज़ करते हैं। कोको कोला अमेरिका की कंपनी है लेकिन हम क्या है, यहाँ पे कोको कोला को पीते हैं। सैमसंग बच्चों जापान की कंपनी है, नाइक भी बच्चों जापान की कंपनी है। देखो ये जापान की कंपनी भारत के मार्केट में आके क्या कर रही है, अपना व्यापार कर रही है। एमएनसी कैसे काम करती है बच्चों, ये बच्चों सस्ते मजदूर वाले देशों में क्या करती है, फैक्ट्री लगाती है। ठीक है, यानी जैसे मान लो अमेरिका, अब अमेरिका में अगर मान लो वो एप्पल की जो, हाँ, अमेरिका में जो, हाँ, वो एप्पल जो है अगर मान लो अपना फ़ोन बनवाता है तो उसे वो फ़ोन बच्चों 50,000 से 60,000 में क्या लगेगा, फ़ोन बनने में लगेगा। लेकिन वही वो फ़ोन बच्चों चीन में बनाता है तो चीन में वो फ़ोन उसे कितने का बन जाता है, 10 से 20 हज़ार में। क्यों, क्योंकि चीन में बच्चों लेबरों की दिहाड़ी जो है बहुत ही कम है। अगर वो भारत में वो एप्पल जो चाहे एप्पल की कंपनी अपना फ़ोन असेंबल करवाएगी तो भारत में कितना बन जाएगा, 20 से 25 हज़ार रुपये लग जाएंगे फ़ोन को बनने में। क्योंकि बच्चों भारत में थोड़ा सा मतलब गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन है कि आपको इतना कम से कम मजदूरों को पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सख्त कानून भारत में है, जिसे हम लेबर लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों बताओ, आप ही कंपनी का मालिक हो तो आप कहाँ से अपना सामान बनाना चाहोगे, सर चीन से। ऑब्वियस सी बात है, मैं तो चाहूँगा ना मेरा जितना सस्ते में सामान बन सके बने और जितना महंगे में बिक सके बिके, ताकि मैं प्रॉफिट कमाऊँ। ठीक है, स्थानीय कंपनियों से समझौता करता है। मान लो अमेरिका की कंपनी है, वो भारत में आके काम करना चाहेगी तो क्या वो अकेले काम कर लेगी, नहीं सर, उसे भारत के यानी स्थानीय लोकल लोगों की क्या चाहिए, लोकल लेवल में जो कंपनी काम कर रही है उनका क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उनकी क्या चाहिए, मदद चाहिए। ठीक है, और अपने जो भी प्रोडक्ट मैंने बनाया, जो भी वस्तु मैंने बनाई, उसे क्या करना, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचना। इस तरीके से बच्चों एमएनसी काम करती है। विदेशी व्यापार क्या होता है बच्चों, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार करते हैं, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। मतलब बच्चों आज मान लो भारत है, वो रशिया से क्या खरीदता है, रशिया से पेट्रोल खरीदता है, और इसके बदले में बच्चों भारत क्या करता है, रशिया को क्या देता है,
मिसाइलें भी देता है, बंदूक के वो मिसाइल देता है, बंदूक प्रोवाइड करता है। ऐसी जो भी चीज़ होती है भारत और रशिया के बीच में ट्रेड डील चलती रहती है। तो इससे बच्चों हम क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार। जब एक कंट्री मान लो ए और ये बी है, एक कंट्री अपना सामान बेच रहा है, बी कंट्री अपना सामान बेच रहा है एक कंट्री में, तो जब इस तरीके का बच्चों लेन देन होता है तो इससे बच्चों क्या कहते हैं, हम विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार के प्रकार क्या है बच्चों, निर्यात। आपने एक्सपोर्ट वर्ड सुना है? निर्यात का मतलब वर्ड क्या होता है बच्चों, जब मान लो ए, ये आई क्या, इंडिया, इंडिया जब अपना सामान अमेरिका में बेचे, रूस में बेचे, चाइना में बेचे, बेचता है, तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। वही इंडिया जो जैसे मान लो रूस से क्या खरीदता है, अमेरिका से बम खरीदता है, चाइना से वो पार्ट्स खरीदता है, मशीनों के पुर्जे खरीदता है, रशिया से क्या खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है। तो जब इंडिया खरीदता है विदेशों से तो उसे बच्चों क्या कहते हैं, हम आयात कहते हैं। बच्चों क्या, हमने विदेशों से सामान को खरीदा है। तो बच्चों कई लोग तो क्या होता है, इसी में कन्फ्यूज होता है कि आयात और निर्यात क्या होता है। निर्यात का मतलब बच्चों होता है हमने सामान बेचा है, और आयात का मतलब बच्चों क्या होता है, हमने सामान खरीदा है। आई होप आपको इस वीडियो के बाद कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आयात और निर्यात में। उदारीकरण नीति मतलब बच्चों एलपीजी मॉडल से आप क्या समझते हो? आपको पता होगा एलपीजी मॉडल कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में हो जाता है। तो एलपीजी मॉडल बच्चों लिबरलाइजेशन, एल से पी से प्राइवेटाइजेशन, और जी से बच्चों क्या बनता है, ग्लोबलाइजेशन। तो एक एक चीज़ हम पढ़ते हैं इन सब के बारे में। पहले हम कुछ बेस पढ़ ले बच्चों। देखो एलपीजी मॉडल कब लाया गया, एलपीजी मॉडल बच्चों 1991 में लाया गया था भारत के अंदर। ठीक है, भारत सरकार ने 1991 में आर्थिक सुधार लागू किया, जिसमें विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश की अनुमति मिली। मतलब 1991 से पहले विदेश की कंपनी भारत में काम नहीं कर सकती, लेकिन 1991 के बाद विदेश की कंपनी भारत में भी आके काम कर सकती थी। उद्देश्य क्या था बच्चों 1991 में इस नीति को लाने का, हमारे भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, भारत में रोजगार को बढ़ाना, और विदेशी लोगों को क्या करना, आकर्षित करना। यानी विदेशों से कंपनियों को भारत में बुलाना ताकि क्या कर सके, वो अपना फैक्ट्री यहाँ खोल सके और यहाँ के लोगों को काम दे सके। तो इसी सीरीज में बच्चों विदेशी निवेश क्या होता है, जब विदेशी कंपनियां भारत में पैसा लगाकर क्या अपनी फैक्ट्री खोलती है, अपनी कंपनी खोलती है, अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं, एफडीआई। इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, विदेशी निवेश। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें जैसे बताया मैंने, एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया, सैमसंग हो गया, स्प्लेंडर हो गया, ठीक है, ये सब कंपनी क्या करती है, ये सब कंपनी जब भारत के अंदर अपना फैक्ट्री लगाएगी, अपनी कंपनी लगाएगी, अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी, तो जैसे मान लो बच्चों फैक्ट्री लगाएगी तो भारत के ही तो लोगों को क्या करेगी, हायर करेगी कंपनी में काम करने के लिए। ये तो नहीं है कि हर दिन वो अमेरिका से फ़्लाइट उड़वाएगी, अमेरिका के लोगों को इंडिया बुलाएगी, फिर इंडिया से हर दिन अमेरिका के लिए फ़्लाइट उड़वाएगी, तो इससे उसका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों इससे क्या कहते हैं, हम विदेशी निवेश कहते हैं। बच्चों इसका लाभ क्या है, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत के लोगों को नई नई मशीन देखने को मिलेगी। अच्छा, इस तरह की मशीन है, इस तरीके से भी काम हो सकता है। जैसे बच्चों आप देख लो, थ्रेशर है, थ्रेशर क्या करती है, पहले एक खेत मान लो ये 10 किलो का खेत है, इसको काटने में 5 से 6 दिन लग जाती थी, लेकिन अब थ्रेशर नाम की एक मशीन होती है, जब आपने देखा होगा बड़ी बड़ी, वो 2 घंटे में इस पूरे खेत को काट देती है। तो ये क्या नई नई तकनीकें हमें देखने को मिली। अच्छा, इस तरीके से भी हो सकता है, बेहतर उत्पाद बनेगा, आर्थिक विकास होगा, जब सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, एक अच्छी सैलरी मिलेगी, तो उनका रहन सहन भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। अब हम नए नए कपड़े, मतलब बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, बढ़िया तरीके से रहेंगे, मतलब सभ्य इंसान बन जाएंगे। वैश्वीकरण के लाभ क्या है बच्चों, सबसे पहले कस्टमर को क्या होगा, सस्ते और अच्छे उत्पाद मिलेंगे। यानी वो विदेशी कंपनी जो भारत में आएगी, जैसे मान लो ए कंपनी है जो खिलौने बनाती है, मान लो अब 100 रुपये में बेचती है, क्यों, क्योंकि और कोई खिलौना नहीं बनाता। लेकिन बी कंपनी आ गया, बी कंपनी से आने के बी कंपनी कितने में बेची है, मान लो 70 में, तो ए भी क्या करेगी, अपना सामान 70 में ही बेचना शुरू कर देगी। तो इससे बच्चों क्या होगा, एट द एंड हमें फ़ायदा हुआ, हमें सामान सस्ते भी मिले और अच्छे भी मिले, रोज़गार मिला, विदेशों से क्या हुआ, पैसा भारत में आया। ठीक है, नई नई तकनीकें, नई नई मशीनें हमें देखने को मिल रही है। बच्चों इसका हानि क्या है, सबसे ज़्यादा हानि बच्चों यही है, जब विदेश से कंपनी आई तो छोटे छोटे जो व्यापारी थे, जो 5 घर में ही अपना काम चालू करते थे, जैसे डोंगे पत्तल की मशीनें होगी, ठीक है, कपड़े रंगाई पुताई करना, तो छोटे छोटे व्यापारी थे, उनकी क्या हुई, नौकरी चलेगी। क्यों, क्योंकि जब बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, वो एक ही घंटे में इतना काम कर देती है, ठीक है, और छोटी छोटी मशीनें उससे 2 2 4 4 दिन लगाती है, तो वो क्या हो गया, उनके व्यापार बंद हो गए। ठीक है, अब उनके व्यापार बंद हो गए तो बेरोजगारी भी बच्चों थोड़ी सी मात्रा में बढ़ गई है। ठीक है, श्रमिकों का शोषण हुआ है, पहले बच्चों 8 घंटे काम करते थे, अब बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करिए, 12 12 घंटे काम करना है, करो नहीं तो हम तुम्हें निकाल देंगे। पर्यावरण को भी बच्चों क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी मशीनें उपयोग करती है, जिससे क्या होता है बच्चों, पर्यावरण में प्रदूषण वो फैलाती है। WTO, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों WTO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। और इसकी स्थापना बच्चों कब हुई थी? 1995 में इसको बनाया गया था। इसका कार्य क्या है बच्चों? WTO पूरे पूरे दुनिया पे लेवल पे क्या है? एक संस्था है, यानी एक मान लो सरकारी दफ्तर है, जिसका काम क्या है? जिसका काम ये देखना है कि क्या कोई कंपनी, क्या कोई देश ऐसा है जो किसी भी कंपनी किसी भी दूसरे देश के सामान को बेचने से मना कर रहा है। जैसे बच्चों इंडिया आज के टाइम में, जैसे मतलब इंडिया है, ठीक है, अब हमारा और एक चाइना देश है। इंडिया का चाइना के साथ हमेशा लड़ाई चलता रहता है। तो आपने कई बार ये सुना होगा ना कि इंडिया चाइना का सामान क्यों नहीं बंद कर देती खरीदना, जब हमारा चाइना के साथ इतना वो लड़ाई चल रहा है। तो बच्चों वो इसलिए बंद नहीं कर सकती क्योंकि हमने WTO जो है ऊपर बैठी है। WTO का काम यही है कि इंडिया ऐसा रूल तो नहीं ला रही जिससे चाइना का सामान भारत में नहीं बिक सके, या फिर चाइना ऐसा रूल तो नहीं ला रही जिससे इंडिया का सामान चाइना में बिकना बंद हो जाए। तो इस तरीके का रूल किसी भी देश में लागू होने से बचाने के लिए बच्चों क्या काम करती है? सरकारी दफ्तर मान लो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इसका बस काम इतना है बच्चों कि ये देखना क्या कोई एक देश दूसरे देश के वो सामान को लेने से मना तो नहीं कर रहा। अगर लेने से मना करता है तो ये बच्चों क्या करती है? उस पर कानूनी कार्रवाई करती है और उस पर क्या करती है? प्रतिबंध लगाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को बढ़ावा देना, देश के बीच में व्यापार विवाद को सुलझाना, ऐसे बच्चों देश के बीच में व्यापार को क्या करना? सुलझाना। जैसे मतलब इंडिया है, इंडिया ये कह दे कल को कि नहीं मैं चाइना से सामान नहीं खरीदूंगा, तो बच्चों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आएगी, इंडिया पे क्या कर देगी? पेनल्टी लगाएगी। इंडिया को बोलेगी अगर तुमने चाइना से सामान नहीं खरीदा तो हम तुम पे क्या करेंगे? बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, ठीक है, और बहुत सारे क्या कर देंगे? सहायता बंद कर देगी। इसका बच्चों एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड WTO कहाँ पे है, इसका ऑफिस कहाँ पे है? तो बच्चों इसका ऑफिस है स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा नाम का एक शहर है जहाँ पे बच्चों क्या है? इसका ऑफिस है। ठीक है बच्चों, अब कुछ MCQ हम कर ले। वैश्वीकरण का सही अर्थ क्या है? सर हमने बताया था वैश्वीकरण का सही अर्थ है देश के बीच में आर्थिक जुड़ाव करना। क्या करना? देश के बीच में आर्थिक जुड़ाव करना, यानी एक देश दूसरे देश में क्या कर सके? सामान बेच सके, खरीद सके। ठीक है। MNC कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों? MNC कंपनी का मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक लाभ कमाना। मान लो मैं ही एक कंपनी खोली, मैंने मान लो एक कंपनी खोला, तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या कमाऊँ? प्रॉफिट कमाऊँ। आप भी खुद ही सोचो, आप मान लो आप कंपनी खोल रहे हो तो आपका मकसद क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पैसे कमाओ, यानी सस्ता और टिकाऊ सामान बनाओ और महंगे मात्रा में वो महंगे कीमतों में बेचूँ और क्या करूँ? पैसा उससे कमाऊँ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बच्चों पतंजलि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, रिलायंस, कोकोला, अमूल। बच्चों कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है कौन सी? अमूल। अमूल क्या है बच्चों? बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। निर्यात का क्या अर्थ होता है बच्चों? एक्सपोर्ट। अभी मैंने बताया निर्यात का क्या अर्थ होता है? देश से सामान को क्या करना? बाहर भेजना। जब भी हम देश से सामान को बाहर भेजते हैं तो बच्चों निर्यात कहता है। आयात पूछेगा तो बच्चों बाहर से हमारे देश में सामान को मंगाना। एक केस स्टडी पढ़ ले बच्चों। जैसे बच्चों भारत सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति लागू कर दी, हमने पढ़ा था ऊपर 1991 में, जिसके अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाया गया। इससे विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने की अनुमति मिली। कई MNC कंपनियों ने भारत में फैक्ट्री स्थापित की, जिससे क्या हुआ? रोजगार बढ़ा, अवसर बढ़ा। लेकिन छोटे उद्योगों को क्या करना पड़ा? वो भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो बच्चों 1991 में कौन सी नीति लाई गई थी? 1991 में बच्चों आर्थिक नीति लाई गई थी। क्या? ये नई आर्थिक नीति, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जैसे बच्चों LPG का सही अर्थ क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अभी पढ़ा है हमने ऊपर बच्चों, डिटेल में पढ़ा है। ठीक है। अगर बच्चों ये वीडियो भी आपको वैश्वीकरण क्या होता है, MNC क्या होती है, भारतीय निवेश क्या होती है, अगर बढ़िया समझ आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो क्या होने वाला बच्चों? उपभोक्ता, कंज्यूमर के राइट क्या क्या है। ये तो क्वेश्चन बच्चों हर बार आता ही है, आपने पढ़ा होगा कि हमारे कुछ अधिकार है, उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार है। सबसे पहले बच्चों उपभोक्ता कौन होता है, यानी कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या होती है? वो व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु या सेवा को खरीदता है, वो बच्चों क्या है? उसका और उसका उपयोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बच्चों मैंने क्या करा? मैंने एक फ़ोन खरीदा। क्या खरीदा? मैंने फ़ोन खरीदा, जिससे मैं आपको क्या कर रहा हूँ? वीडियो बना के आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों ये बताओ, फ़ोन मैंने खरीदा, मैं इसे क्या कर रहा हूँ? उपयोग कर रहा हूँ ना, आपको वीडियो बना रहा हूँ और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप भी पढ़ सको। तो बच्चों मैं क्या हो जाऊँगा? कंज्यूमर हो जाऊँगा। पर सपोज़ कर लो, मान लो ये क्या है? सैमसंग कंपनी है। क्या? सैमसंग कंपनी ने फ़ोन बनाया। तो बताओ सैमसंग कंपनी ने फ़ोन बनाया, क्या वो फ़ोन का स्वयं उपयोग करेगी? नहीं सर, वो तो बेचने के लिए बना रही है। तो बच्चों सैमसंग कंपनी क्या आ जाएगी यहाँ पे? कंज्यूमर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो सामान को बेचने के लिए बना रही है। लेकिन सैमसंग कंपनी से मैंने अपना फ़ोन खरीदा, मान लो मैं ए हूँ,
ठीक है। क्या मैं इसे आगे बेचूंगा? नहीं सर, आप तो इसे यूज़ करोगे, आप तो वीडियो बना के अपलोड करोगे, तो मैं क्या हो जाऊंगा बच्चों? कंज्यूमर हो जाऊंगा। तो अगर मैं आपको बच्चों सिंपल डेफिनेशन में कहूँ, वो व्यक्ति जो किसी भी वस्तु को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, उससे बच्चों क्या कहेंगे हम? उपभोक्ता करेंगे, यानी जिस किसी भी वस्तु को आप भोग करेगा। जैसे बच्चों दुकान, जैसे मान लो आपके गली में क्या होगी, एक दुकान होगी, ठीक है। दुकानदार मान लो 1% से सामान खरीदता है, क्योंकि ठीक है, और क्या करता है? 30% को सामान बेचता है। तो क्या ए यहाँ पे कंज्यूमर होगा? नहीं सर, वो क्या कर रहा है? वो तो दुकानदार को सामान बेचने के लिए सामान खरीद रहा है। क्या दुकानदार उपभोक्ता होगा? नहीं सर, वो तो सामने बेचने के लिए क्या कर रहा है? सामान खरीद रहा है। सी, जैसे मान लो मैं ही हूँ, मैंने कुरकुरा खरीदा, तो मैं कुरकुरा को आगे बेचूंगा? नहीं सर, आप तो खा जाओगे, एक कुरकुरा खरीदा, एक कुरकुरे को क्या ही बेचोगे? तो मैं बच्चों क्या हो जाऊंगा यहाँ पे? उपभोक्ता हो जाऊंगा। जैसे बच्चों अगर मैं एग्जांपल दूँ, राम ने मोबाइल खरीदा, राम क्या है? उपभोक्ता है। राम ने सीमा ने ट्यूशन की सेवा ली, तो सीमा क्या है बच्चों? उपभोक्ता है। बच्चों राम क्या है यहाँ पे? उपभोक्ता है। अब बच्चों उपभोक्ता के कुछ अधिकार है। सबसे पहले क्या अधिकार है आपका बच्चों? आपका ये अधिकार है सबसे पहले बच्चों आपको क्या है? सुरक्षा का अधिकार है। दूसरे नंबर पर बच्चों कौन सा अधिकार है? सूचना का अधिकार है। इस तरीके से बच्चों आपको 6 अधिकार है। सर 6 अधिकार को लाने की जरूरत क्यों थी? बच्चों 6 अधिकार को लगाने की इसलिए जरूरत थी क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने नकली सामान बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, नई नकली सामान बनाया तो उन्होंने क्या करा? जैसे मान लो MRP लिखा है 10 रुपये, लेकिन वो क्या 12 रुपये 15 रुपये में क्या करी? किसी भी सामान को बेच दिया। तो इससे लोगों को बचाने के लिए क्या करा? उपभोक्ता के अधिकार लाए। घटिया गुणवत्ता का मतलब आप देख रहे होगे आजकल मार्केट में पनीर कितना घटिया क्वालिटी का आ रहा है। सरकार भी लगातार फोकस कर रही है, एडवर्टीजमेंट कर रही है, जगह जगह कैंपेन कर रही है कि पनीर जो है बिल्कुल पैकेट वाला पनीर खरीदो, कंपनी का पनीर खरीदो, क्योंकि मार्केट में क्या घटिया पनीर लाया जा रहा है। त्योहारों के टाइम पे आप देखते हो कि क्या होता है, मिठाइयाँ जो है बिल्कुल ही घटिया सड़ी गली मिठाइयाँ बेची जा रही है। तो घटिया गुणवत्ता की चीज़ों से रोकने के लिए, गलत जानकारी देने के लिए, अब मान लो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कहता हूँ इस दवाई को खा लो, आप ज़िंदगी में कभी नहीं मरोगे। क्या ऐसा हो सकता है? इंसान कभी नहीं मरे, ऐसा हो सकता है? नहीं सर। लेकिन मान लो एक कंपनी है, वो ये कह के बेच रही है, तो बच्चों गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है ना। हाँ, तोल में धोखाधड़ी करना, ये बच्चों आपने तो हर वक्त कभी ना कभी फेस करा होगा। 1 किलोग्राम मान लो सब्जी खरीदने जाते हो, क्या करते हो? तोल में कमी कर देते हो, वो आपको सिर्फ 800 ग्राम ही सब्जी देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को बचाने के लिए क्या करना? उपभोक्ता का अधिकार लाया गया। और एक्सपायरी प्रोडक्ट बेचना, ठीक है। जैसे बच्चों मान लो आपने क्या दवाई खरीदी, क्या कर दी? दवाई खरीदी। अगर उसमें मान लो एक्सपायरी डेट नहीं लिखा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये दवाई वो ख़राब हो चुकी है या खाने लायक नहीं है? तो बच्चों एक्सपायरी डेट निकला दवाई पे, ये सभी क्या आपके अधिकार है। इन्हीं अधिकारों को बचाने के लिए सरकार ने क्या लेकर आई? सरकार नियम लेकर आई, जिससे मैं पहला नियम क्या कहता है बच्चों? सुरक्षा का अधिकार। इसमें बच्चों क्या है? उपभोक्ता को ऐसे सामान और सेवाओं से सुरक्षा मिलनी चाहिए जो उसके जीवन के लिए और स्वास्थ्य के लिए क्या हो बच्चों? हानिकारक ना हो। जैसे बच्चों गैस सिलेंडर, आप नहीं चाहोगे कि आप एक ऐसा गैस सिलेंडर लो जिसमें गैस लीकेज हो। इससे बच्चों क्या होता है? आप खाना बनाने जा रहे हो, गैस लीकेज जब ज़्यादा होगी, गैस सिलेंडर फट जाएगा और आपकी जान भी जा सकती है। बिजली उपकरण, जैसे मान लो अब तार है, अब तार इतनी घटिया क्वालिटी का बना दिया कि जैसे ही आपने खंभे में तार जोड़ा या अपने अपने प्लग में तार जोड़ा, करंट दौड़ाई, क्या वो पूरी वायरिंग फूक गई। और हो सकता है कि कोई वक्त व्यक्ति उस संपर्क में रहा हो उस तार के, उसे करंट लगने से मौत भी हो जाए। दवाइयाँ, दवाइयों में बच्चों मान लो एक्सपायरी डेट नहीं लिख रखी है। मान लो मैं आज दवाई खरीद के लेकर आया और आज ही उसकी एक्सपायरी डेट थी, लेकिन मैंने क्या करा? वो खा लिया। अब दवाई अगर एक्सपायरी डेट दवाई खाऊंगा तो उसके क्या रिएक्शन होगा? गलत दवाई खाने से इंसान मर भी सकता है। तो बच्चों यहाँ पे उसके जीवन पे और उसके स्वास्थ्य के लिए कोई भी चीज़ हानिकारक ना हो, इसके लिए सरकार क्या लिया? सुरक्षा का अधिकार। आप कहते हो ना हमारे पास राइट टू सेफ्टी है, यानी मुझे सुरक्षा का अधिकार है भारत के हर नागरिक को। तो वो किस लिए है बच्चों? इस अधिकार से आप कहते हो राइट टू सेफ्टी का अधिकार है आपको। दूसरा बच्चों कौन सा कानून ने हमें अधिकार दिया है? सूचना का अधिकार। जैसे बच्चों उपभोक्ता कोई भी वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, मूल्य, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, ठीक है, सामग्री आदि की पूरी जानकारी उसको क्या करनी चाहिए? मिलनी चाहिए। जैसे बच्चों मान लो मैं क्या खरीदता हूँ, मैंने बिस्कुट खरीदा है, क्या खरीदा? बिस्कुट। तो अब मुझे जानने का हक है कि इसमें कितना नाइट्रेट है, कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कितना वसा है, कब बना है, किस कंपनी ने बनाया, क्या मैदा यूज़ करा है कि नहीं करा, मैदा किस क्वालिटी का यूज़ करा है। तो ये सब मुझे बच्चों जानने का अधिकार है। अब मान लो मुझे मैदा से एलर्जी है, ठीक है, या फिर कंपनी क्या बनाती है, जैसे बादाम वाली है ना गुड्डे बिस्कुट जिसमें काजू गिरता है, मान लो बहुत सारे लोगों को काजू का से क्या है? एलर्जी है। अब कंपनी अगर नहीं बताएगी कि मैंने इस बिस्कुट में काजू मिलाया और मैंने वो क्या कर लिया? काजू की बिस्कुट खा ली, तो मुझे क्या हो जाएगा? मुझे रिएक्शन हो जाएगा। तो ये इन सब चीज़ों से रोकने के लिए बच्चों क्या करा? सूचना का अधिकार लेकर आई। और इसके तहत सभी
कंपनियों को दिशा निर्देश दिए गए कि आप जो भी वस्तु बनाओगे तो आपने किन किन वस्तुओं का उपयोग करा आपको पैकेट पे लिखना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी नहीं लिखती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ठीक है। तो यही कारण है कि बच्चों जब भी आप कोई भी कुरकुरा पैकेट, दवाई खरीदते हो, कुरकुरा खरीदते हो, आटा खरीदते हो, तेल खरीदते हो, कुछ भी चीज़ खरीदते हो ज़िंदगी में, आपको उस पर MRP लिखा होता है, यानी इस सामान को इतने रुपए में बेच सकते हो, इस सामान की एक्सपायरी डेट कब है, इसको बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग हुआ है। ठीक है। ताकि आप क्या हो, पहले उन चीज़ों को पढ़ सको और आपके लिए अगर कोई भी हानिकारक चीज़, जैसे किसी को बादाम से एलर्जी होती है, किसी को काजू को से एलर्जी होती है, ठीक है, किसी को किसी को मतलब मैदा से भी एलर्जी होती है, बहुत बहुत तरीके की बीमारी होती है। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो तो आप उस सामान को ना खरीदें। तीसरा बच्चों, चयन का अधिकार, राइट टू चूज, यानी उपभोक्ता को अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करने का अधिकार है। जैसे बच्चों मोबाइल हो गया, कपड़े हो गया, साबुन हो गया। अब मान लो बच्चों मैं एक मोबाइल शॉप पे गया, मोबाइल शॉप वाला एक कंपनी का मोबाइल रखेगा नहीं, वो वीवो का भी रखेगा, सैमसंग का भी रखेगा, एप्पल का भी रखेगा, ठीक है, मोटरोला का भी रखेगा। अब मुझे ये अधिकार है, मैं चाहूँ तो वीवो खरीद सकता हूँ, मोटरोला खरीद सकता हूँ, सैमसंग, एप्पल, ये मुझे अधिकार है। मोबाइल वाला मुझे ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना, नहीं सर आपको एप्पल का ही खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदोगे मैं आपको पीटूंगा, क्यों नहीं खरीदोगे, मतलब इस तरीके से वो मुझे धमका नहीं सकता। मेरी मर्जी, मैं चाहूँ तो नहीं खरीदूँ, चाहूँ तो खरीदूँ, मेरा मन मर्जी, मैं घूमूंगा दुकान में और तुझे सारे सामान दिखाने पड़ेंगे। ठीक है। कब साबुन ले लो बच्चों, अब आपका मन है आप लाइफ बॉय खरीद सकते हो, आपका मन है आप लक्स खरीद सकते हो, आपका मन है संतूर खरीद सकते हो। ठीक है। हज़ार तरीके के साबुन आते हैं, कोई दुकानदार आपको फोर्स नहीं कर सकता, या वो मार पीट के ये नहीं बोल सकता कि नहीं लाइफ बॉय की साबुन ही खरीद, तू तुझे खरीदना पड़ेगा लाइफ बॉय का साबुन, ऐसा नहीं कर सकता आपसे। तो क्यों नहीं कर सकता बच्चों, आपके पास क्या है, राइट टू चूज है, चूज चयन करने का अधिकार है। फिर क्या बच्चों, सुने जाने का अधिकार, राइट टू बी हियर्ड। मान लो बच्चों आपके किसी दुकानदार आपको क्या करे, ठग कर लिया, आपको बताया कि नहीं ये सामान जो है, ये सामान लो कुकर लेकर आया, आपको बोल दिया कि ये कुकर जो है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, कभी फटेगा नहीं, सब चीज़ बढ़िया, नई कंपनी आई है, फलाना ढिकाना, मतलब आपको गलत गलत चीज़ें बता के आपको कुकर बेच दिया। ठीक है। लेकिन वो कुकर क्या हुआ, ख़राब निकल गया, यानी उसमें चावल ही नहीं बन रहा है, दाल ही नहीं बन रही है, और कुकर क्या फट भी गया है। ठीक है। जैसे आपने खाना बनाया, बाई चांस वो क्या हो, लीकेज हो गया, फट गया वो, तो अब आपके साथ फ्रॉड तो हो गया, आप दुकानदार के पास जाकर वो सामान तो वापस लेगा नहीं। तो आपको अब एक राइट दिया, सुने जाने का अधिकार। इसमें बच्चों क्या, अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड हुआ है, गलत हुई आपके साथ, किसी प्रकार की गलती हुई है, दुकानदार ने गलती करी आपके साथ, तो आप शिकायत कर सकते हो। क्या आप शिकायत कर सकते हो, जैसे बच्चों कस्टमर केयर, जैसे आपको वो जो कस्टमर केयर प्रोवाइड है, यानी कंपनी की तरफ से कस्टमर केयर प्रोवाइड किया जाता है। अगर मान लो आपने कोई फ़ोन खरीदा, वो फ़ोन ख़राब हो गया, दुकानदार वो फ़ोन ले नहीं रहा, तो आप क्या करो, आप कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। अगर उसमें भी नहीं हो रहा तो बच्चों आपके लिए क्या कोर्ट बनाया गया, आप क्या करो, कंज्यूमर कोर्ट में जाकर केस फाइल कर दो उस दुकानदार के खिलाफ। उससे बोलो कि सर मैंने इससे मोटरोला का फ़ोन खरीदा था 20,000 रुपये का, मैंने इसे बोला भी था कि ठीक फ़ोन देना, लेकिन इसने मुझे ख़राब फ़ोन दे दिया। घर पर लाती ही वो फ़ोन ना चार्ज हो रहा है ना कुछ हो रहा है, और अचानक से क्या ख़राब हो गया, मैंने जैसे चार्ज में लगाया फ़ोन फट गया, और अब ये मेरे से फ़ोन लेने से मना कर रहा है। तो आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हो, और वहाँ पे उन्हें क्या होगा, उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है। अगला अधिकार बच्चों क्या है, राइट टू रिड्रेसल, यानी निवारण का अधिकार। जैसे बच्चों अगर आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार किया गया, जैसे गलत प्रोडक्ट वो थमा दिया गया और दुकानदार लेने से मना कर रहा है, तो आप क्या करोगे, राइट कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जाकर आपने फाइल केस कर दिया। तो कोर्ट में जब फाइल केस कर दोगे तो कोर्ट आपको क्या बोलेगा, दुकानदार को बोलेगा, सुन या तो उसका पैसे वापस कर, पहला तो ये बोलेगा, कोर्ट बोलेगा या तो उसके पैसे वापस कर, नहीं पैसे वापस करेगा तो ख़राब सामान को बदल के दे, यानी उस मोटरोला फ़ोन की जगह नया मोटरोला फ़ोन उसे ला के दे। तो इससे बच्चों क्या हुआ, आपको वो मिली ना, सहायता मिली। तो बच्चों यही क्या होता है, हमारे कुछ अधिकार होते हैं। ठीक है। ये अगला अधिकार बच्चों क्या, शिक्षा का अधिकार, यानी कोर्ट ने कानून ने हमें ये भी कहा है कि हमें भी क्या होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। ठीक है। हमें भी क्या हर समय अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, ये ना हो कि कोई सामने वाला आदमी आकर हमें गलत गलत चीज़ें पढ़ा दे रहा है, वो बेसिक चीज़ें बता दे रहा है। जैसे बच्चों को कह रहा है कि इस गोली को खा लो आप मर ही नहीं सकते। ठीक है। तो अब इस तरीके की चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका जो कभी मर ना सके, हर जो चीज़ पैदा हुई वो चीज़ खत्म होगी, यानी जो इंसान पैदा हुआ वो इंसान एक दिन मरेगा। अगर आप फिर भी उसके बहकावे में आ जा रहे हो कि नहीं इस गोली को खा लो ज़िंदगी में नहीं मरोगे, ठीक है, ऐसा कर लो, पैदल चलोगे वो हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके की चीज़ों को बच्चों अगर आप मानते हो तो इसमें आपकी भी गलती है। आपको क्या होना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। जैसे बच्चों जागो ग्राहक जागो की तरह वो कैंपेन चलाती है ना बच्चों, आपने ऐड देखा होगा। ठीक है बच्चों, अभी इन सबको रोकने के लिए सरकार ने क्या करा, सरकार ने कुछ अथॉरिटी बनाई, कुछ सिंबल बना दिए, जैसे ISI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क। सबसे पहले जानते हैं ISI मार्क है क्या। जैसे बच्चों अगर आप कोई पंखा, तार, प्रेस, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान कर दो,
बिजली का सामान कुछ भी खरीद रहे हो, तो सरकार ने कहा कि बिजली का सामान खरीदने से पहले ये जान लो क्या उस पर आईएसआई का मार्क है। अगर उस पर आईएसआई का मार्क है तो इसका मतलब वो सामान ओरिजिनल है, आपके साथ उस किसी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं किया गया, ना ही वो सामान क्या होगी खराब होगी। ठीक है। एग मार्क बच्चों जैसे कृषि उत्पादों पे लगाया, जैसे आप घी खरीदो, तेल खरीदो, दाल खरीदो, मसाला खरीदो, तो बच्चों उस पर क्या देखो एग मार्क का सिंबल है कि नहीं। अगर उसमें एग मार्क का सिंबल है तो मतलब वो सामान क्या है, बढ़िया क्वालिटी का है। ठीक है, सरकार की देख रेख में हुआ है, सरकार ने पूरा उस सामान को चेक करा है, वो सामान किसी प्रकार से गलत नहीं है, यानी वो आपके जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार से हानिकारक नहीं है। तो एग मार्क का सामान देखना चाहिए। किसी बिजली का सामान खरीदने से पहले आईएसआई मार्क का वो देखना चाहिए, चिन्ह देखना चाहिए। हॉल मार्क बच्चों, सोना चांदी का आभूषण खरीदने से पहले क्या देखो उस पर हॉल मार्क है या नहीं। अगर हॉल मार्क नहीं है तो बच्चों याद रखना हमेशा, या तो वो सोना नहीं है, या सोना है तो चोरी का सोना है, और इससे आप फ्यूचर में जेल भी जा सकते हो अगर बिना हॉल मार्क दिए आप सोने से, सुनार से सोना खरीदते हो, तो कल को अगर कोई भी कार्रवाई होती है। तो बच्चों ये क्या, कुछ सिंबल यानी कुछ सरकार ने बोला है कुछ चीज़ों पे कि हम ये चीज़ बना रहे हैं। आप कोई भी इस प्रकार की अगर चीज़ खरीदते हो, जैसे सोना चांदी खरीदते हो, तो हॉलमार्क चेक करो। घी तेल दाल मसाले खरीदते हो पैकेट वाला, तो आप एग मार्क को चेक करो। और यो कोई भी बिजली का सामान खरीदते हो तो उस पर आईएसआई मार्क जरूर चेक करो। अगर आप आईएसआई मार्क बिना चेक करे खरीदते हो तो इसमें आपकी भी गलती मानी जाएगी। हो सकता है ये कोर्ट आपके पक्ष में फैसला ना सुनाए, बोल दे कि आपने क्यों नहीं आईएसआई मार्क चेक करा। अगर आप फिर आपके साथ दुर्घटना हो गई तो आप वापस दुकानदार पे कंप्लेन कर रहे हो। ठीक है। तो ये बच्चों ये कुछ चीज़ें होती है जो हमें भी क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, हमें भी क्या होना चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बच्चों उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो वस्तु को बच्चों क्या करते हैं खरीद कर क्या करता है, उपभोग खरीदता है ना। जैसे मैंने कुरकुरा खरीदा तो मैं उस कुरकुरे को खाऊंगा, ना कि आगे बेचूंगा। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता नहीं है। अपने लिए मोबाइल खरीदने वाला सर उपभोक्ता है। किताब पढ़ने वाला छात्र, अब मैंने मान लो वो ग्रेजुएशन में हूँ जैसे मैं, तो ग्रेजुएशन की किताब खरीदूंगा तो मैं जाहिर सी बात है मैं उसे पढ़ूंगा ना, मैं आगे थोड़ी सेल करूंगा। तो किताब पढ़ने वाला छात्र सर उपभोक्ता है। बस में टिकट लेने वाला यात्री, अगर आप हरियाणा में तो हरियाणा रोडवेज में आप बस की टिकट लेते हो, तो क्या वो बस की टिकट आप दोबारा किसी को बेच सकते हो, नहीं सर। तो आप क्या उपभोक्ता हो। पुनः बिक्री हेतु सामान खरीदने वाला व्यापारी, यानी दोबारा आगे बेच सके वो सर, वो उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि वो इसे बच्चों दोबारा आगे बेचेगा। उपभोक्ता अधिकार की सबसे बड़ी आवश्यकता क्यों हुई, ताकि बच्चों उपभोक्ता की सुरक्षा की जा सके। उसे गलत, जैसे बिजली का सामान है, जैसे वो गलत कोई बिजली का सामान ना बना सके, यानी ऐसा तार बनाते जो बिजली में लगती क्या हो गया, फूक गया, या फिर उससे मान लो किसी व्यक्ति करंट लगने से मौत हो गई, तो इस तरीके से लोकल तार ना बना सके इनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है। सुरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है, जो सुरक्षा का अधिकार ऊपर पड़ा है वो किससे संबंधित है। सही कीमत मिले, नहीं सर। सुरक्षित उत्पाद मिले, हाँ जी सर। जैसे मुझे, मैं कुकर लेकर आया तो मुझे बढ़िया कुकर मिले, ऐसा कुकर ना मिले कि मैं खाना बना रही हूँ किचन में और कुकर लोकल था और वो एकदम से कुकर फट जाए, जिससे क्या होता है अगर कुकर फटता है तो आपको पता है ना किचन के अंदर जो भी रहता है उस वो व्यक्ति झुलस सकता है, उसको मेजर इंजरी हो सकती है, उसे सर में चोट लग सकती है, उसका पूरा शरीर जल सकता है, और भी जो भी बहुत तरह की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है। एक एक चीज़ को तो मैं नहीं बता सकता ना आपको। राहुल ने एक मेडिकल स्टोर में खांसी की दवाई खरीदी। ठीक है। घर जाकर देखा कि वो एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। ठीक है। दवा खाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। बच्चों बताओ यहाँ कौन सा उपभोक्ता अधिकार का वो भंग हुआ है, मतलब कौन सा उपभोक्ता अधिकार यहाँ माना नहीं गया। राहुल को क्या करना चाहिए और राहुल को कहाँ पर जाकर अपनी शिकायत करनी चाहिए। सबसे पहला बच्चों उसको सुरक्षा और सूचना का अधिकार, तो सुरक्षा का अधिकार बच्चों कैसे, देखो एक्सपायरी डेट की दवाई खाई उसकी तबीयत बिगड़ गई, हो सकता है कि उसकी मौत हो सके, तो सुरक्षा का अधिकार। सूचना का अधिकार बच्चों जैसे भी दुकानदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब वो राहुल को खांसी की दवाई दे रहा था तो उस पर एक्सपायरी डेट चेक करे। ठीक है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दुकानदार की। साथ ही साथ राहुल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो दवाई पीने से पहले एक बार एक्सपायरी डेट को चेक करे कि एक्सपायरी डेट रह रही है नहीं रह रही। ठीक है। हालांकि राहुल की कम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दुकानदार की ज़्यादा। ठीक है। तो यहाँ पे इन दो अधिकारों का बच्चों क्या हुआ, हनन हुआ है। इस तरीके से बच्चों पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उसे कहाँ जाना चाहिए बच्चों, कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए, जिसे हम उपभोक्ता न्यायालय कहते हैं, वहाँ पे क्या करनी चाहिए, शिकायत दर्ज करनी चाहिए। ठीक है। और जिला उपभोक्ता न्यायालय क्या करेगा, मतलब एक जिले स्तर पे एक न्यायालय होता है, वो क्या करेगा, वो कानूनी कार्रवाई करेगा और जो भी दोषी होगा उस पर क्या करेगा, दंड रखेगा, पैसे प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। मुआवजा प्रोवाइड कराएगा राहुल को। ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये भी उपभोक्ता के अधिकार समझ आ गया होगा आसान शब्दों में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।